अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के इलाके उधर सैलाब की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। आपने ज़िक्र ज़्यादातर जलालपुर पीरवाला का सुना होगा, जो कि मुल्तान का एक तहसील हेडकोार्टर है, सिटी है। और उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा पानी है और शहर अभी तक किसी हद तक बचा हुआ है। शहर के कुछ इलाकों में पानी पहुंच गया है, लेकिन अभी बचा हुआ है। जलालपुर के जो असिस्टेंट कमिश्नर है, उनको हटा दिया गया। उनके बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं कि क्यों हटाया गया, लेकिन एक ये भी है कि उधर जो डीएसपी थे, उन्होंने इनको इन राइटिंग भी लिख कर दिया था। कोई एक एरिया था जिधर से वो कह रहे थे कि इधर से अगर बंद तोड़ दिया जाए तो इधर किसी हद तक बचत हो सकती है। उन्होंने नहीं तोड़ा, मे बी उसकी असेसमेंट इससे डिफरेंट हो। फिर इस पर मुख्तलिफ थ्योरीज़ भी आती हैं। एक ये भी आती है कि एक उधर एक पीएमएलएन के एमपीए थे, वो अपनी ज़मीनों को बचाना चाह रहे थे और लिहाजा वो नहीं चाह रहे थे कि ये टूटे। लेकिन यह है कि ओवरऑल उधर की सूरत हाल की तशवीश कितनी तशवीशनाक है, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर असिस्टेंट कमिश्नर को हटाया गया है तो इसका मतलब है कि उनको लग रहा है कि इधर कोई ज़्यादा कोई बासलाहियत लोग चाहिए। एक इंतहाई बहरानी कैफियत है। जो प्राइवेट कश्तियाँ उनको रेगुलेट कर दिया गया है। इसका मतलब एक अगेन ये है कि सरकार के पास भी बहुत सारी कश्तियाँ हैं, फ़ौज के पास हैं, रेस्क्यू वालों के पास हैं, लेकिन जो एक मैग्नीट्यूड ऑफ डिज़ास्टर है, जो तबाही का एक अहाता करना उधर बहुत मुश्किल हो गया है। तो लिहाजा उधर जो प्राइवेट कश्तियों वाले हैं जो कि पहले दरिया वगैरह में इस्तेमाल हो रही थी, उनको भी उन्होंने रेगुलेट कर दिया है ताकि वो भी रेस्क्यू के अमल में अपना रोल प्ले कर सकें। और अगर वो कोई काम करते भी हैं तो कुछ शराइत ऐसी रखी जाएँ, उनको बताया जाए कि आपने अगर काम करना है तो इस तरह से करना है, या लोगों को पैसे भी चार्ज करने हैं तो वो आपने किस अंदाज में करने हैं। इसके अलावा एक जलालपुर का तो आप ज़िक्र सुनते आए हैं, एक और तहसील हेडकोार्टर है जिसका इतना ज़िक्र आ नहीं रहा, और वो है अलीपुर। और ये मुजफ्फरगढ़ की एक तहसील हेडकोार्टर है। उधर भी शहर की सूरत हाल बड़ी अजीब सी है, वो भी एक पानी में गिरा हुआ है। तो ये इधर जो मुल्तान मुल्तान के बारे में भी पहले बड़ी इतला थी, लेकिन मुल्तान को तो बचा लिया गया है। बाकी जगहों पे अभी सूरत हाल बड़ी अजीब सी है, बहुत ही तशवीशनाक है। ये पानी जितना है नाजरीन, इसको उतरते उतरते भी अगर आज मज़ीद पानी ना आए और जो है आगे जो निकल जाए, इसके बावजूद मुख्तलिफ़ इलाकों में जो पानी है उसको अगर आप ये कहें कि वो आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से ज़मीन उसको जज़ब करे, अगर ज़मीन पर बात चली गई तो फिर उसको को 5-6 माह लगेंगे। और उसको किसी ना उसके लिए कोई ना कोई रास्ता तलाश करना पड़ेगा निकालने का, कि उसको किस तरह निकालते हैं। अगर वैसे छोड़ दिया जाए 5-6 माह के लिए, तो उधर तो बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अच्छा, एक और जो मैंने इंटरेस्टिंग बात सुनी है, वो पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ इलाके हैं, उन्होंने कहा कि इधर हम लोगों को कंपनसेशन नहीं देंगे। बाकी जगहों पर उन्होंने कहा कि हम लोगों को माली इमदाद देंगे, लेकिन कुछ इलाकों का कहा, उन्होंने कहा कि दरिया के जो करीब इलाके थे, उन्होंने कहा कि हम इनको नहीं देंगे। अच्छा, उस पर तनाज़ा क्या खड़ा हुआ है? वो कहते हैं कि इन्होंने दरियाई इलाके में या जो सैलाबी रस्ते हैं उधर इन्होंने कंस्ट्रक्शन की हुई थी। अब लोग जो हैं उनकी राय मुख्तलिफ है। वो कहते हैं जी कि ये तो हमारी ज़मीन थी और जब भी सैलाब आता था हम साइड पर हो जाते थे, तो हम तो दोबारा आकर आबाद हो जाते हैं। कुछ देर से, कुछ सालों से सैलाब नहीं आए, लोग वैसे ही भूल जाते हैं। हम तो जो है बहरानों के इतने आदी हैं कि कोई देर कोई ना आए तो हम कहते हैं अल्लाह खैर होवे कि क्यों होया, यानी कि साढ़े मुल्क में कोई ऐसा कोई क्राइसिस क्यों पैदा नहीं हो रहा। तो खैर ये है कि मुझे तो वैसे ज़ाती तौर पे अच्छी बात लगी है। ऐसे लोगों को अकाउंटेबल ज़रूर ठहराना चाहिए। हाँ, अगर जो है जो रिकॉर्ड में, रेवेन्यू के रिकॉर्ड में इनकी ज़मीनें उनके नाम पर हैं, तो फिर सरकार को ये चाहिए कि इनको ज़मीनें किसी और जगह पर अलाट करे या उनकी ज़मीनों की कंपनसेशन दे, लेकिन खुदारा ये रास्ते खाली कराएं। नहीं तो हर दफ़ा हमारे यहाँ तबाही होगी। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप इसको समझें कि हम एक न्यू नॉर्मल में एंटर हो गए हैं, कि जिधर हर कोई साल बाद या 2 साल बाद इस तरह की सैलाबी वारदातें हो सकती हैं। नाजरीन, एक तरफ सैलाब है, दूसरी तरफ जंगी सूरत हाल बनी हुई है। और इस दफ़ा जो कतर के साथ हुआ है, हमने कल भी उस पर बात की थी। कतर के हवाले से तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो कतर पहुँच गए हैं।
शहबाज शरीफ जो है वो भी बहाने तलाश करते रहते हैं, कभी एक मुल्क में कभी दूसरे मुल्क में, हर जगह पे हम जो है कोई दरमियान में सालस भी बनने की कोशिश करते हैं। पहले ईरान जो है, यानी कि ईरान की भी साइड पे हम खड़े थे, अमेरिका के साथ भी हमने ताल्लुकात ठीक रखे हुए थे। अब जो है यानी कि अब तो हर एक मुल्क है कि जिसके साथ हमारे ताल्लुकात ही नहीं है, सफारती ताल्लुकात नहीं है, और वो इसराइल है, और दूसरी तरफ जो है कतर है, हमारा एक क्या कहते हैं, एक इस्लामी एक मुल्क है हम, और ब्रादर मुल्क है। अब उनके साथ जो हुई है बहुत बुरी हुई है। अब वो कर क्या सकते हैं, वो कहते तो ये हैं नहीं कि हम जो है यानी कि हमले का हक़ महफूज रखते हैं। हमला उन्होंने किसके असले के साथ करना है? जो भी असला लिया है अपनी, तो उनकी कोई फ़ौज को नहीं है। अमेरिका वाले जो हैं, क्या वो उधर उन पर हमला करेंगे? वो इसराइल पर करेंगे? वो नहीं करेंगे। इन सारे अरब ममालिक का यही है, और मेरे ख्याल शायद डरते हैं, इनका ये ख्याल है कि फ़ौज अगर रखी तो यही ना हो कि किसी दिन ये टेक ओवर ना कर जाएँ। हमारी भी मिसाल मौजूद है, और हमारे अलावा जो मिस्र की भी मिसाल मौजूद है, उधर भी ऐसे ही था। इवन जो इराक़ में भी ऐसा रहा। तो यानी कि वो इस वजह से उन्होंने सोचा कि फ़ौज ही ना रखी जाए, और जैसे पाकिस्तान है वो जो मुक़द्दस मकामात की हिफाज़त सऊदी अरब में, वो पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। बाकी उन्होंने भी कोई ठेका अमेरिका को दिया हुआ है, सऊदी अरब वालों ने। कतर का तो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे बड़ा इनका फ़ौजी अड्डा है अमरीकियों का मिडल ईस्ट में, वो तो है ही कतर में, लेकिन उदा चार पन है कि जदों उधर उन पर आकर बमबारी होती है तो वो उस पर कोई खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, और सिर्फ़ उन्होंने अफसोस का इजहार किया है। अगर ये मामला अमरीका इसराइल के साथ होता तो जो इस टाइम अमेरिका वाले हैं, इनकी जाग जो है वो छूट जाती। तो खैर ये है कि जो वज़ीर आज़म है वो उधर गए हैं। उधर MBS भी आया हुआ है, जो कि क्राउन प्रिंस है सऊदी अरब का, और जो UAE के लीडर हैं वो भी उधर मौजूद हैं। अब ये क्या करते हैं? मैं तो कहता हूँ कि हमारे साथ को ठेका कर लें, आप जो है अमरीकियों पर ना रहें, हमारे भी को हालात बेहतर हो जाएंगे, आपके भी को हालात बेहतर हो जाएंगे। और मेरे ख्याल है कि नाज़रीन, इनको अल्टीमेटली कोई इस तरह का सलूशन अडाप्ट करना पड़ेगा। ये अमेरिका जो है इनको कुछ नहीं देगा। अमेरिका पूरा इन्होंने चुनता है, सही बात है, यानी कि इनका तेल निकालता है सही तरह से। लेकिन ये बार बार जाते हैं अमेरिका की तरफ हैं। और यार साढ़े हाल देखो, यानी कि साढ़ा वज़ीर आज़म भी गए है, यानी कि वो आपको यही कह रहा है बेसिकली। अगर उन्होंने आपको नहीं भी कहा तो मतलब उनका यही होना है कि हमारे लिए कोई हिदमत है तो बताएं। तो अगर हमारे साथ कोई इस तरह का कोई सौदा कर लें, कोई डील कर लें, तो ये मेरे ख्याल म्यूचुअली बेनिफिशियल होगी। मजाक के अलावा मैं एक संजीदा बात कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान को ये जो तमाम अरब ममालिक हैं ये अपना डिफेंस आउटसोर्स कर दें, एक तो हमें फ़ायदा क्या होगा? एक तो हमें फ़ायदा ये है कि जो जो हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, हमें अपनी फ़ौज का साइज़ जो है वो कम करना है। हमारी फ़ौज बहुत बड़ी है, हमारी हैसियत के लिहाज से बड़ी फ़ौज है, और वैसे भी अब चीज़ें टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही हैं। हमें जो हमारी फ़ौज की जो बड़ी फ़ौज की ज़्यादा खपत हो रही है वो तो इधर ये बलूचिस्तान में या इधर KP के इलाके में हो रही है। बाकी जो जंग होती है उधर तो जो एक लीड रोल होता है वो एयरफोर्स का होता है। तो अगर वो कोई हमें आउटसोर्स करेंगे तो एक तो हमारी फ़ौज की खपत भी हो जाएगी, दूसरा ये है कि हमें ज़र मुबादला भी चाहिए, हमें रोकड़ा चाहिए, पैसे चाहिए, वो अरबों से हमें मिल जाएंगे, इनको अच्छा डिफेंस मिल जाएगा। बाकी तो हम किसी काम जो कि हैं या नहीं, डिफेंस तो हम अच्छा दे सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनको इस बात पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि आज एक बड़ी हैरान कुन बात हुई है कल, कि नेतन्याहू ने कोई बात करते हुए पाकिस्तान को 2 दफ़ा जिक्र किया है। और पाकिस्तान के लिए ये अचंभे वाली बात है कि पाकिस्तान इसको कैसे याद आ गया। तो बेसिकली वो दिफा कर रहा है कि जो उसने कतर में किया है वो उसका दिफा कर रहा है, और वो बता रहा है जी कि जब अमेरिका ने बिन लादेन की आड़ में जब अटैक किया था तो पाकिस्तान के अंदर किया था। तो इस तनाज़र में वो बात करते हुए उसने 2 दफ़ा किया है। अब चूँकि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे ममालिक ने इसराइल को कंडेम किया है कि आपने कतर में जो हरकत की है इंतहाई घटिया हरकत की है, तो वो कह रहा है कि उस टाइम तो आप लोग नहीं बोले थे। अभी जो है यानी कि आपको बड़ा याद आता है, आपको याद है कि इसराइल ने ये किया है, हम जिधर जिधर इन्होंने हमास को जिन्होंने पनाह दी हुई है हम उधर अटैक करेंगे। एक तो उसने पूरी मुस्लिम दुनिया जो है उसको एक थ्रेट कर दिया। अच्छा, बाय द वे, हमास के जो लीडर हैं उनको पहले इन्होंने उधर भी आपको पता है कि ईरान के अंदर भी उनको शहीद किया था, इसराइल ने किया था। लेकिन यह है कि जो कतर का मामला है, कतर का मामला मुख्तलिफ है। कतर जो है पिछली कुछ 2 दहाइयों से वो एक पीस मेकर बना हुआ है। नाजरीन, ओवरऑल ना पूरी दुनिया में
जो अमीर ममालिक हैं, कुछ तो हैं जिनके पास असला है, वो असला बेचते हैं, वो चाहते हैं जंगें हों ताकि गुलशन का कारोबार चले और उनको उनकी जो मीशत है उसको उसमें बेहतरी आए। अच्छा, दूसरे जो है ना, जो ज़रा कदरे छोटे ममालिक हैं, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने वो फ़ौजें अपनी ना बनाई, लेकिन यह है कि वो पीस बिल्डर बन गए कि हम इस तरह से रेलिवेंट रहें कि हम सारे यानी कि हम चाहते हैं कि बस सब लोग जो है ना अमन के साथ रहें, प्यार मोहब्बत के साथ रहें। तो उनके मॉडल को अरब ममालिक ने इस तरह से फ़ॉलो किया है कि ये भी पीस बिल्डर बन गए हैं। आपके नॉलेज में होगा कि इवन रशिया और अमेरिका के जो मुज़ाकरात का आगाज़ है वो रियाद में हुआ। इसी तरह जो सऊदी अरब जो यूएई वाले हैं, यूएई ने भी कुछ इस तरह के मुज़ाकरात कराए। अभी जो है ये कतर वाले, कतर में जो आपको पता है कि जो दोहा कार्ड हुआ, इवन तालिबान और अमेरिका जो हैं उनके दरमियान जो हुआ वो कतर में हुआ। और अभी इवन जो ईरान के मामलात हैं, ईरान वाले जो हैं वो ओमान में वो मुज़ाकरात कर रहे थे, ईरान और अमेरिका के हवाले से जो मुज़ाकरात हो रहे थे। तो जो हमास के हवाले से जो बातचीत चल रही थी अमेरिका के साथ, वो लोग इधर रह रहे थे। अच्छा, ये अमेरिका की मर्ज़ी से, उनकी इजाज़त से इन लोगों को, बहुत सारे लोगों को इधर इन्होंने पनाह दी हुई थी। तो ये एक ओपन फैक्ट था, ये नहीं था कि उनको कुछ छुपा के रखा हुआ था। बड़े बड़े विलास दिए हुए हैं उनको अच्छे भले हमास के लोगों को, और काफ़ी मेरे हाल बसाए हुए हैं, तकरीबन कोई 1000 के करीब हैं शायद लोग इनके। तो ये तो एक ओपन बात थी। और कोई ऐसी इवन उनकी हलाकियात के इतना कंटेक्स्ट में भी देखा जाए तो ये तय था कि इनको उस दौरान उधर रखना है और इन्होंने उनको कायल भी करना है, अमन के लिए कायल करना है। और ये जो इसराइल अभी जो एक्सक्यूज़ेस बना रहा है, ये सब झूठे एक्सक्यूज़ेस हैं। इन्होंने पहले भी, अगर आपको याद होगा, तो इन्होंने यूएई के अंदर भी दुबई में हमास के एक लीडर को शहीद किया था। उससे पहले इन्होंने उर्दन के अंदर एक हमास के लीडर को शहीद किया था। लेकिन वो वाली जो अटैक थे और ये वाला, इसमें फ़र्क ये था कि उधर लेट से फॉर एग्ज़ाम्पल के जो ये दुबई में इन्होंने किया, दुबई में ये कोई ओलंपिक्स के प्लेयर बन के गए कि उधर कुछ गेम्स हो रही हैं तो हम उधर आए हुए हैं, कोई इस तरह से खिलाड़ियों के रूप में गए इनके जो मोसाद के लोग हैं। इसी तरह जो इन्होंने जॉर्डन में किया, उर्दन में, तो वो भी कुछ इसी तरह से किया था ऑपरेशन, एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। लेकिन जो अभी इधर किया है, इधर तो बाकायदा उन्होंने बमबारी की है। और उन्होंने आप समझें कि जैसे कतर के पल्ले उन्होंने कुछ नहीं छड़िया। यानी कि अब कतर वाले जो हैं, यानी सिवाय कहने के जी हम जो है एक हमले का हक, जवाबी हमले का हक महफूज रखते हैं, इसके अलावा तो उनके पास कहने को कोई बात नहीं है। तो कतर वाले जो हैं, कतर वाले आप भी सोचो, हम भी सोचते हैं, तो मेरे ख्याल है कि कोई मिल मिला के ना, ये जो मुस्लिम ब्लाक की बात होती है वो कोई इसी शेप में बनना है कि जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो उधर से सपोर्ट करे, यानी कि अपना रोल प्ले करे। बाकी जो हैं, जिसके पास तेल ज़्यादा है वो तेल दे, जिसके पास रियाल ज़्यादा है वो रियाल दे, जिसकी कोई डिफेंस के लिहाज से स्ट्रांग है वो करे। को मेरे ख्याल अल्टीमेटली इन्हें कोई इस तरह से कोई ब्लॉक, अपना कोई नेटो टाइप आप कह लें, बेशक कोई उस तरह का अलायंस बनाना पड़ेगा, और ये म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा। तो नाजरीन, आज की यही गुफ्तगू, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।